वालेकुम, मेरा नाम आदित्य नागर है और इस प्लेटफॉर्म पर हम कवर करेंगे पॉलिटी का संपूर्ण सिलेबस। संपूर्ण सिलेबस मींस यहाँ यूपीएससी भी कवर होगा, एमपीपीएससी भी कवर होगा। अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो वो एग्जाम भी यहाँ से आपकी कवर होगी। ठीक है, अब देखिए पॉलिटी शब्द एक ऐसा है जो सुनते ही बच्चों के मन में एक अच्छी भावना आती है। कारण क्या है कि यहाँ से हर साल, जैसा कि आप देखते होंगे ज्योग्राफी में 2 या 3 क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछता है। इकोनॉमिक्स से कभी कभी 15-20 आ जाते हैं, कभी कभी 1-2 आते हैं, लेकिन पॉलिटी हमेशा से एक कंसिस्टेंट सब्जेक्ट रहा है, ना केवल यूपीएससी बल्कि एमपीपीएससी या अन्य सभी सब्जेक्ट्स में। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ टाइम में जो पॉलिटी का सिलेबस है उसे बहुत वाइड कर दिया गया है एमपीपीएससी में। कैसे कि जो आपका 10th यूनिट है एमपीपीएससी में, उसमें आयोग जोड़े गए हैं जो सीधे तौर पर कहां से संबंधित है, पॉलिटी से संबंधित है। तो एक तो आयोग जुड़ गए, ऊपर से जो आपका मेंस पेपर है वहां तो पूरा एक पार्ट ही कौन कवर करता है, पॉलिटी कवर करता है। तो आपको सीधे तौर पर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़े नंबर में, बड़े संख्या में मार्क्स दिला सकता है। ठीक, तो अब जब आप मार्क्स अच्छी क्वांटिटी में चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। तो अच्छे से पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पॉलिटी को समझना पड़ेगा, और समझने के लिए केवल 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी हो जाती है। पहली कि इस सब्जेक्ट को हम क्यों कवर कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही आ रहा है ना कि क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा, हम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, और तीसरा कि ये सब्जेक्ट आखिर है क्या। ठीक, अगर ये 3 सवाल हमारे यहां से सुलझ जाते हैं तो हम पॉलिटी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस पॉलिटी को समझने की। सबसे पहली बात कि आखिर हम इस पॉलिटी को क्यों पढ़ रहे हैं। आखिर इस पॉलिटी को क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात, सिलेबस का हिस्सा है। अभी अभी मैंने बताया कि यहां से प्री में लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, और मेंस का पेपर 2 एमपीपीएससी में के पहला खंड यानी कि पार्ट 1 पूरी तरह से किससे रिलेटेड है, पेपर 2 का पार्ट 1 पॉलिटी से रिलेटेड है। और यूपीएससी में भी पेपर 2 का लगभग 50% पोर्शंस ना केवल पॉलिटी बल्कि इथिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह इन सभी सब्जेक्ट में कौन काम आता है, पॉलिटी काम आती है। तो बहुत ही आसान सी बात कि क्यों पढ़ रहे हैं, एक तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। दूसरी बात कि ये पॉलिटी जो होती है ना, ये डिसाइड करती है किसी भी देश के इकोनॉमिक और सोशल प्रोस्पेक्ट को। आर्थिक और सामाजिक जो नियम होते हैं, जो कायदे होते हैं, उन्हें तय कौन करता है, पॉलिटी करती है। अभी आपको जीता जागता एग्जाम्पल, तालिबान में क्या हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ, वहां पर आए टेररिस्ट लोग, तो क्या हुआ, महिलाओं को बुर्खे में रहना बहुत जरूरी, वो क्लासेस नहीं जा सकती, बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ऐसी कई सारी बातें। तो ये सब कौन तय कर रहा है, हमारी पॉलिटी तय कर रही है। अगर आप एक परिवेश बना के दे रहे हैं कि अच्छा परिवेश है जहां पर महिलाओं को बढ़ने के अवसर मिलते हैं, जहां पर बच्चों को भी विकास के संपूर्ण अवसर मिलते हैं, तो वो इकोनॉमी ऑटोमेटिक ग्रो होगी। वहां का जो सोशल या सांस्कृतिक परिवेश है वो ऑटोमेटिक बेहतर होता जाएगा। पॉलिटी डिसाइड करती है कि आप किस ओर बढ़ेंगे। ठीक, दोनों बातें यहां से क्लियर होगी। एक तो ये सिलेबस का हिस्सा है और पॉलिटिकल डायमेंशंस तय करते हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट और साथ में सोशल प्रोस्पेक्ट। अब दूसरी बात कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। अभी कैसे, सबसे बड़ा सवाल है भैया। पढ़ तो लेंगे हम, हमारे पास सब चीजें हैं, सब कुछ है, पढ़ेंगे कैसे। पढ़ तो हम इतने सालों से रहे हैं, एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं भाई, क्यों नहीं बन रहे? तो उसको मैं बैठा हूं, मैं नहीं बैठा हूं, अचूक नुस्खे हैं भाई। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है पॉलिटी से रिलेटेड, सबसे पहले उठाओ सिलेबस। सिलेबस में जितनी भी बातें हैं उन सबको घोट के पी जाओ। क्या करना है, सिलेबस को घोट के पी जाओ। और दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है। और अगर फिर भी पूछना पड़े तो हम यहाँ पर सब कुछ कवर कराएंगे। और कवर कैसे कराएंगे, देखिए समस्या क्या होती है, अधिकतर आप तुक्के में प्री भी पास कर लेते हैं, कुछ बच्चे, आप नहीं, कुछ बच्चे प्री तुक्के में पास कर लेते हैं। समस्या आती है मेंस में। तो यहाँ पर जब भी कोई सेशन होगा, जब भी कोई टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, उस टॉपिक से जो पहले क्वेश्चन आए हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक, ये तो हो गया हमारा अचूक नुस्खा। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनको हम करेंगे तैयार। उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस हम डिसाइड करेंगे, यहाँ पर आंसर राइटिंग करेंगे। और करंट, क्योंकि जब तक आपका करंट कवर नहीं है तब तक आपको ये पता नहीं है कि हमारा परिवेश कैसा चल रहा है। आजकल जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से
बदल चुके हैं कि आपको जो करंट की चीजें हैं उन्हें बहुत अच्छे से कवर करके चलना पड़ता है। अधिकतर क्वेश्चन यूपीएससी में तो लगभग जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से 50% करंट से रिलेटेड होते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीधे उन्होंने उठा के पूछ लिया कि तालिबान में क्या चल रहा है वो बताओ, नहीं भाई, वो पूछेंगे कि एक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के दौर में उस समाज में, उस अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उन्हें इवेल्युएट कीजिए और इसका प्रभाव बताइए देश की लोकतांत्रिक पद्धति पर, या जैसी भी वहां की पद्धति रहेगी उस हिसाब से। वो कब समझ पाएंगे आप? जब आप उस चीज को इवेल्युएट करेंगे, जब आप उस चीज का मूल्यांकन करेंगे कि आखिर तालिबान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो किस हद तक प्रभावित करता है आने वाले जो उनके सोशल कॉज हैं उन्हें। ठीक, तो ये सब बातें हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिर ये पॉलिटी भला है क्या? आखिर क्या है ये राज व्यवस्था जिसे पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए ये सर इतना प्रयास कर रहे हैं? ठीक, क्यों हो गया, कैसे हो गया? अब बात आती है क्या। तो क्या शब्द समेटे हुए है इस पॉलिटी के मायने? पॉलिटी अर्थात राज व्यवस्था। इस राज व्यवस्था में दो शब्द हैं, राज और व्यवस्था, अर्थात राज्य की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था। अच्छा, एक बात यहां ध्यान रखिए, पॉलिटी में जब जब राज्य शब्द का उल्लेख होगा वो देश की बात करेगा। ठीक, ना कि जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस तरह के राज्य नहीं। राज्य मतलब पाकिस्तान, चीन, भारत, इस तरह से। ठीक, तालिबान भी अब एक राज्य बन चुका है, आज से 3 महीने पहले वो राज्य नहीं था। ठीक, तो वो सब हम देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात कि आखिर ये राज्य है क्या? हम कैसे मान लेंगे कि ये तालिबान 3 महीने पहले राज्य था, नहीं था और अब राज्य बन गया है? तो कई सालों से सबसे पहले अरस्तु साहब आते हैं और वो एक किताब लिखते हैं उनके समय के यूनान की राजनीति के ऊपर, और उस किताब को नाम देते हैं पॉलिटिक्स, और ये बन जाते हैं फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इन्होंने भी अपनी परिभाषा दी कि क्या आखिर भैया पॉलिटिक्स होती है, क्या पॉलिटी होती है। फिर आते हैं कौटिल्य, वो बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पॉलिटिकल सिस्टम की, यानी कि राजनीति से रिलेटेड। फिर चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की शासन पद्धति की बात करते हैं। हुमायूं नामा, बाबर नामा, ऐसी कई सारी किताबें आती हैं, लेकिन कोई भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन या एक परिभाषा हमारे सामने निकल कर नहीं आती कि आखिर ये राज्य क्या है और ये राजनीति है क्या। फिर क्या होता है, 1933 में उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में एक सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन में राज्य की परिभाषा दी जाती है। उस परिभाषा में 4 तत्वों को शामिल करके यह बताया जाता है कि आखिर हमारा राज्य है क्या। तो राज्य क्या है? जिसका एक निश्चित भूभाग हो। ठीक है, जैसे भारत हमारा ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, और पूर्व में गुजरात, पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी एक निश्चित टेरिटरी है, एक भूभाग है, एक क्षेत्र है। दूसरी बात, उस देश में जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उस क्षेत्र में जनसंख्या होनी चाहिए। वीरान पड़ा हुआ टापू कभी राज्य नहीं बन सकता। तीसरी बात ये कहते हैं कि उस क्षेत्र में एक सरकार होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां बड़ा सवाल, ताइवान का नाम आपने सुना होगा। ताइवान अपने आप को एक देश मानता है, लेकिन वो है नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार नहीं है। वो किस सरकार के नीचे आते हैं? चीन सरकार के नीचे काम करते हैं। चीन उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है, उन्हें निर्देश देता है, और उस हिसाब से उनकी इकोनॉमी और अन्य सारे जो प्रोस्पेक्ट हैं वो चलते हैं। तो ताइवान कभी भी राज्य नहीं है, वो अपने आप को राष्ट्र बोल सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ताइवान हो गया। फिर चौथी बात और सबसे जरूरी बात करते हैं संप्रभुता की। ठीक, इन चारों बातों में वो एक राज्य को देखते हैं। अब ये संप्रभुता क्या चीज है? संप्रभुता होती है कि अपने निर्णय, अपने फैसले मैं खुद ले सकता हूं। तो मैं क्या हो गया? मैं संप्रभु हो गया। जैसे कि आप 1947 के पहले अगर भारत में जाएंगे तो क्या हम हमारे फैसले खुद ले सकते थे? नहीं भाई, कोई वायसराय आता था, कोई भारत सचिव आता था, कोई क्या बोल के चला जाता था, कोई हंटर लेके आता था, डरा के चला जाता था। लेकिन 1947 के बाद हमारे फैसले हम खुद ले सकते हैं। हाँ, एक हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, वो हमारे लिए कुछ निर्देश, कुछ नियम तय करते हैं, लेकिन हमारे फैसले कौन लेता है? हम लेते हैं।
तो भारत क्या इन चारों पैरामीटर्स पर खरा उतरता है? हाँ भैया, हमारे पास भूभाग है, जनसंख्या तो हम 2027 तक सबसे आगे निकल जाएंगे, सरकार हमारे पास है ही, मोदी जी बैठे हैं, और चौथा संप्रभुता, वो हमें मिल गई है। आखिर इसका थोड़ा बहुत कुछ मतलब आलोचना होती है कि हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता वगैरह ली है तो क्या ये हमारी संप्रभुता को कम करेगा वगैरह वगैरह, लेकिन आप उस सब चीजों को साइड रखिए। अभी ध्यान रखिए कि ये चार चीजें अगर किसी देश के पास है तो वो राज्य कहलाता है। ठीक, अब जो हमारा प्रश्न था कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है, क्या प्रश्न था? राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है? यूपीएससी 2021 क्वेश्चन नंबर अलग अलग सेट के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन नंबर आप भूल जाइए। क्वेश्चन पूछता है कि राज्य क्या है। यूपीएससी सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछता है कि राज्य क्या है, जिसे अभी हमने कवर किया कि उसका एक भूभाग हो, एक जनसंख्या हो, एक सरकार हो और एक संप्रभुता हो। वो नंबर सीधे सीधे बन जाता है आपका। आज से 1.5 साल पहले मैंने एक क्लास पढ़ाई थी, वहां सीधे सीधे ये बताया था और वो क्वेश्चन सीधे आ गया। सोचा नहीं था यूपीएससी कभी इतना बेस में जाएगा, लेकिन जा रहा है भाई। कभी कभी तो इतने इजी क्वेश्चन बन जाते हैं यूपीएससी में कि बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। आपको भी पता है कि यूपीएससी एनालिटिकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं, तो उन इजी क्वेश्चंस को हमें छोड़ना नहीं है और एनालिटिकल क्वेश्चन को हमें बनाना है। ऐसे हम तय करेंगे कि हमें कैसे एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, ठीक। हम राज्य व्यवस्था शब्द में से राज्य को तो समझ गए कि जिस में चार चीजें समाहित है वो राज्य है। अब ये राष्ट्र और राज्य, इनमें क्या अंतर है? तो वो चारों चीजें जिसमें रहेगी वो क्या रहेगा? राज्य रहेगा। उनमें से एक भी चीज अगर नहीं रही, जैसे ताइवान, उसके पास संप्रभुता नहीं है। 1947 के पहले का भारत, उसके पास संप्रभुता नहीं थी। और तालिबान की आप बात कर लो, उनके पास अभी सरकार नहीं थी आज से 3 महीने पहले तक, तो वो राष्ट्र थे, मानते थे अपने आप को, और कोई नहीं मानता था। तो ये अंतर हो गया एक तो सबसे बड़ा कि इसमें चार चीजें समाहित रहेगी, इसमें चार में से कोई 1, 2 या 3 या कुछ भी नहीं, ये चारों चीजें समाहित नहीं रहेगी, तो ये राष्ट्र बन जाएगा। राष्ट्र के पास कुछ चीजें होनी चाहिए तभी तो राष्ट्र कहलाएगा। और दूसरी बात कि ये एक राजनीतिक शब्द है। जब भी पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट की बात होती है तब ये शब्द प्रयुक्त किया जाता है राज्य। अन्यथा जैसे आर्थिक और सामाजिक परिवेश में हम अधिकांशतः क्या बोलते हैं कि भारत राष्ट्र, भारत राज्य हम यूज नहीं करते हैं, ये पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, ये इतना सा अंतर है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, ये राज्य शब्द अब हम यहां से समझ गए। अब बात आती है व्यवस्था की कि आखिर राज्य की व्यवस्था, तो आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में क्या है? राजा का राज है। नॉर्थ कोरिया जैसे देश में किम जोंग उन जैसा एक तानाशाह बैठा हुआ है। ठीक, किम। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चाइना एक समाजवादी देश है, रूस भी एक समाजवादी देश है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो डिसाइड करती है उस देश की। वही पॉलिटिकल और सोशल प्रोस्पेक्ट को डिसाइड कौन करता है? पॉलिटी। तो ये पॉलिटी अर्थात ये व्यवस्था जो रहेगी, राजशाही, तानाशाही, लोकतंत्र, गणतंत्र, समाजवाद, ये तय करते हैं उस देश की पॉलिटिकल सिस्टम को। ठीक, राज्य व्यवस्था शब्द पूरी तरह से क्लियर। राज्य की व्यवस्था, जिस व्यवस्था पर राज्य चल रहा है वो क्या है? राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। ठीक, अब सवाल आ गया भैया कि हमने सर बहुत बार सुना है कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स, सर क्या सबके मतलब एक हैं? क्या सबके अर्थ एक हैं? नहीं, अगर अर्थ एक होते तो शब्द अलग अलग होते, अलग अलग नहीं होते। ठीक, तो पॉलिटी शब्द का तो सीधा मतलब हम यहां से समझ गए कि जो राज व्यवस्था है वही है पॉलिटी। अब बात आती है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस की तो जैसे हमारा जो देश है उस देश की व्यवस्था को समझने के लिए और अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया गया विज्ञान, उस देश की व्यवस्था अर्थात लोकतंत्र को समझने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए, उस पे आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया गया विज्ञान ही क्या कहलाता है? विश्लेषण और अध्ययन पर आधारित विज्ञान क्या कहलाता है? पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है क्या पॉलिटिक्स क्या होती है? तो जिन नियमों के तहत पॉलिटी संचालित होती है या जिन नियमों के तहत पॉलिटी चलती है वो क्या कहलाती है? पॉलिटिक्स कहलाती है। पॉलिटिक्स, जिन नियमों पर पॉलिटी चलती है।
जैसे भारत में लोकतंत्र पर पॉलिटी चलती है, यहाँ पर मोदी जी पे चलती है। जैसे मोदी जी ने आयुष्मान भारत की घोषणा कर दी तो हमारी पॉलिटी थोड़ी सी चेंज हो गई। तो जिन नियमों पर, जिन निर्देशों पर पॉलिटी चलती है वो क्या कहलाते हैं? पॉलिटिक्स। अब यहां से एक और सबसे बड़ी टर्म कि भैया ये नियम बनेंगे कैसे? तो इन नियमों को बनाने के लिए जिन फंडामेंटल या मौलिक निर्देशों का प्रयोग किया जाता है, इन नियमों को बनाने के लिए जिन निर्देशों का प्रयोग किया जाता है, उन निर्देशों को एक किताब में, एक बुक में या एक दस्तावेज में जहां संकलित कर दिया जाता है, वो उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सीधे तौर पर क्लियर हो गया कि ये क्या बन गया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? किसी पॉलिटिकल सिस्टम को गवर्न करने के लिए जिन निर्देशों का प्रयोग किया जाता है वो उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित करते हैं। ठीक, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है अर्थात संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान शब्द है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान यानी कि निर्देशों को संकलित करने वाला विधान। ठीक, ये क्या हो सकते हैं संविधान? एक, जैसे ब्रिटेन में क्या हुआ कि वहां पे ऐसा बोलते हैं लोग कि यहाँ का जो संविधान है वो अलिखित है। भैया अलिखित अगर होता तो कोई भी यहाँ आकर कुछ भी व्यवस्था बना देता और इस देश की संवैधानिक व्यवस्था बर्बाद हो जाती। यहाँ पर संविधान के जो निर्देश है वो लिखे तो हुए हैं, क्या है? लिखे तो हुए हैं निर्देश, लेकिन उन्हें एक दस्तावेज में संकलित नहीं किया गया है। न्यायपालिका से संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी निर्देश है वो न्यायपालिका के पास है। कार्यपालिका से संबंधित जो भी निर्देश है वो उन्हें कार्यपालिका संभाल कर रखती है और विधायिका का काम विधायिका करती है। ठीक, इसलिए इसे अलिखित बोला जाता है क्योंकि इन निर्देशों को एक जगह संकलित नहीं किया गया है। ये अलग अलग जगह हैं और अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं। और लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो जैसे कि भारत 395 अनुच्छेद, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमने हमारा संविधान लिखा और उसके बहुत बहुत फायदे हैं। उन फायदों को हम देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो लिखित संविधान भारत और अमेरिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां पर केवल 7 प्रावधानों में संपूर्ण संविधान निपट जाता है। ठीक, उसके अलावा 2 तरह का होता है ये संविधान। एक तो रहेगा एकात्मक, जहां पर पूरी शक्ति केंद्र के पास रहेगी। जैसे हमारा केंद्र क्या है? भारत है, तो सारी शक्तियां भारत में ही अगर रहती तो क्या हो जाता? एकात्मक हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के पास भी कुछ शक्तियां हैं और राजस्थान के अशोक गहलोत के पास भी। जबकि जो संघात्मक होता है उसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच होता है। ठीक, ये 2 प्रकार की व्यवस्थाएं संविधान में संकलित हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि आखिर हम इस सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे। ठीक, तो ये सब अभी हमने देख लिया हमारा सिलेबस। तो उस सिलेबस के बारे में कुछ बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक आपको पता नहीं रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि टाइम की बाउंडेशन तो सभी के पास होती है। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको साल भर पॉलिटी पढ़ाता रहूं, ना आपके पास समय है कि आप पूरे साल पॉलिटी पढ़ते रहें। तो इस सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एमपीपीएससी प्री के सिलेबस की। ठीक, इस प्री के सिलेबस में सीधे तौर पर केवल कुछ टर्म्स दे रखी है। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था की बात ये यहाँ करता है, तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में हम यहाँ पर सबसे महामहिम राज्यपाल जी की बात कर लेंगे। कार्यपालिका जिसमें कि मंत्री परिषद होती है, मुख्यमंत्री होता है, इनकी बात कर लेंगे। विधान परिषद यानी कि हमारे विधानसभा, विधान परिषद तो मध्य प्रदेश में है नहीं, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ बातें हम यहाँ पर समझेंगे। और प्रशासनिक इकाइयां जिनके बारे में यूनिट 10 में बताया हुआ है, आयोग यूनिट 10, एमपीपीएससी यूनिट 10 में 15 प्रशासनिक आयोग के बारे में बात की गई है, तो उन्हें भी हम देख लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब बात होती है मेंस की। तो मेंस में सीधे तौर पर टॉपिक्स डिसाइड किए गए हैं। जैसे कि हमारे संविधान का निर्माण जिन अधिनियमों के तहत हुआ है, 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, उन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखेंगे, हमारे संविधान के बारे में देखेंगे कि आखिर ये कैसे बना, इसमें संशोधन कैसे हो सकते हैं, इसमें परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, ये सब देखेंगे। फिर वही हमारी जो
न्यायपालिका है, हमारी कार्यपालिका जिसके तहत राष्ट्रपति वगैरह ये सब आते हैं, हमारी विधायिका, इनके बारे में पढ़ेंगे और अंततः वही जो टॉपिक हमने यूनिट 10 में देखे थे आयोग वगैरह, उन्हें कवर करेंगे। अगली क्लासेस में मिलेंगे एक अच्छे अप्रोच के साथ, एक टॉपिक के साथ। धन्यवाद।